नमस्ते, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क बेहद जरूरी है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से ये अपील है कि वो अपनी सभाओं में, अपनी रैलियों में मास्क जरूर पहने और लोगों से भी मास्क पहनने की अपील करें। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि दिल्ली के अस्पताल सफदरजंग अस्पताल में आग लगी। सुबह करीब 6:30 बजे आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई थी, जिसके बाद 50 मरीजों को शिफ्ट किया गया। बताया जा रहा है कि तकरीबन 6 गाड़ियां दमकल की पहुंची मौके पर और आग बुझाने का काम शुरू हुआ। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ये भीषण आग लगी। मेडिसिन डिपार्टमेंट में ये आग लगी थी। आज सुबह करीब 6:30 बजे इस बात की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और जानकारी यह भी कि एहतियात के तौर पर दूसरे वार्ड में तकरीबन 50 मरीजों को शिफ्ट किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो दिल्ली के अस्पताल में आग लगी, सुबह आग ये लगी थी। करीब 6:30 बजे इस बात की जानकारी, इस बात की सूचना दमकल विभाग को दी गई। तो दिल्ली की 2 बड़ी खबरों से ये शुरुआत दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में, जहां आग लगी, सुबह आग लगी, अफरा तफरी मच गई और जानकारी के अस्पताल में आग की वजह से 50 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया। जबकि दूसरी जो बड़ी खबर है वो है कश्मीरी गेट से, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक फुटपाथ पर चढ़ गया। और इन 2 बड़ी खबरों की 2 तस्वीरें आपके सामने। तो एक तरफ दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आग लग गई और दूसरी तरफ कश्मीरी गेट पर हुआ हादसा। कश्मीरी गेट पर हादसे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तेज रफ्तार ट्रक फुटपाथ पर चढ़ गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। तो बेहद रफ्तार में था ट्रक। बताया जा रहा है कि फुटपाथ पर चढ़ गया था यह ट्रक, जिसकी वजह से हादसा हुआ। पहली तस्वीर सफदरजंग अस्पताल की, जहां मेडिसिन डिपार्टमेंट में आग लग गई। 6:30 बजे जानकारी दमकल विभाग को दी गई। 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। एहतियात के तौर पर 50 मरीजों को शिफ्ट किया गया। तो वहीं कश्मीरी गेट पर भी हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक फुटपाथ पर चढ़ गया। सबसे पहले बात दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके की, जहां निगमबोध घाट के पास एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गया और फुटपाथ पर सो रहे कुछ लोगों को कुचल डाला। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की खबर है कि सुबह 6:30 बजे करीब तेज रफ्तार ट्रक ने पहले वहां से गुजर रहे एक स्कूटर को मारी टक्कर। हादसे में घायल स्कूटर सवार की मौत हो गई। इसके बाद बेकाबू होकर ट्रक फुटपाथ पर जा चढ़ा। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तो आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। कश्मीरी गेट पर यह भीषण हादसा, ट्रक फुटपाथ पर जा चढ़ा। इस वक्त हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रियंका, और क्या जानकारी इस हादसे के बारे में मिल पा रही, कैसे हुआ यह हादसा? जी बिल्कुल, मैं आपको ऑन स्पॉट तस्वीरें दिखा रही हूँ। सबसे पहले ये देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो ईंटें टूटी पड़ी हैं, ये बताया जा रहा है कि बेकाबू ट्रक जो है वो आगे यहाँ से बढ़ता रहा और एक स्कूटी थी जिसे टक्कर मारा। और ये देखिए पूरी ईंटों को तोड़ते हुए ये ट्रक यहाँ पर रुका है। ये पूरा पेवमेंट है जहाँ पर लोग सोते हैं। ये पीछे एक रैन बसेरा है। तमाम बेघर लोग जो है वो रात को इस जगह पर सोते हैं। ऐसे में क्योंकि ये सुबह तड़के 6 बजे का मामला बताया जा रहा है, तो तमाम लोग यहाँ पर सोए हुए थे, जहाँ पर एक बेकाबू ट्रक ने पहले एक स्कूटी को टक्कर मारी और उसके साथ ही यहाँ पर जो 2 लोग जो यहाँ पर सो रहे थे उनको भी कुचलता हुआ वो ट्रक जो है वो रुका है। अभी तक हालांकि जो जानकारी मिल रही है, 2 लोगों की मौत बताई जा रही है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन ये स्थिति, जो तस्वीर यहाँ ऑन स्पॉट आपको दिखा रही है, साफ बता रही कि क्या वो स्पीड रही होगी, किस तरीके से पूरी ईंट की जो दीवार थी उसको ट्रक ने तोड़ दिया। यहाँ पर क्रेन की मदद से फिलहाल ट्रक को हटाया गया है ताकि किसी भी तरीके से ट्रैफिक बाधित ना हो। लेकिन एक बार फिर रफ्तार का कहर राजधानी में देखने को मिला। जी गायत्री। प्रियंका, लौटेंगे आपके पास। दीपक, आप तक क्या जानकारी पहुंच पा रही है इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए, जो हादसा हुआ है ये तकरीबन सुबह जो समय था 6 से 7 के बीच उस वक्त हुआ। और यहाँ पर की जो तस्वीरें, क्योंकि ये जो रूट है यहाँ पर अक्सर यहाँ पर जो वेगाबॉन्ड्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं और आप देख सकते हैं इनकी तस्वीरें यहाँ पर अभी भी कई तरह से यहाँ पर लोग यहाँ पर छुट्टे हुए डरे हुए हैं, क्योंकि रात को जो हादसा उन्होंने सुबह देखा था वो
ठीक इसी जगह पर हुआ था और यहाँ पर सबसे पहले जो ट्रक था वो बेकाबू होकर पहले उसने स्कूटी सवार को टक्कर मारी। स्कूटी सवार के बाद वो इस फुटपाथ पर चढ़ गया और फुटपाथ पर चढ़कर यहाँ पर जो वेगाबोन सो रहे थे, जो भिखारी यहाँ पर सो रहे थे, उनको उसने निशाना बनाया। 2 लोग जो है इस पूरे हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक स्कूटी सवार है, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा है वो वेगाबोन है और 2 भिखारी भी इसमें जो है घायल हुए हैं, जिनको यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। क्योंकि ये अचानक एक बैंड है, इस बैंड में जो यहाँ पर ट्रक आया। ठीक है दीपक लौटेंगे आपके पास। तो ये हादसे के बाद की तस्वीरें हमारे 2 सहयोगी दिखा रहे थे किस तरीके से ये हादसा आज सुबह हुआ। उधर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के मेडिसिन डिपार्टमेंट में आज सुबह अचानक से आग लग गई। दमकल को सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। बताया जा रहा है कि एहतियात के तौर पर 50 मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। सुबह ये आग लगी थी और इसकी जानकारी, इसकी सूचना कॉल के जरिए दमकल विभाग तक पहुंची। उसके बाद 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दीपक रावत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, कैसे लगी आग, अभी क्या हालात, क्या स्थिति? चलिए दीपक रावत हमारे साथ जुड़ेंगे इस पर ज्यादा जानकारी के साथ, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी आपको दिखा दें जब मेडिसिन डिपार्टमेंट में भीषण आग लगी थी और उसके बाद एहतियात के तौर पर 50 मरीजों को शिफ्ट किया गया। दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है, अभी क्या हालात है वहां पर, कैसे लगी है आग? जी, ये जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुबह करीबन 6 से 6:30 बजे के बीच का वक्त था जब ये आग लगी थी और मेडिसिन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग बताई जा रही है। 3 मंजिला इमारत थी जिसकी पहली मंजिल पे आग लगी थी। 6:30 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। 9 से 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और उसके बाद कुछ ही मिनटों पर आग में काबू पा लिया गया। हालांकि अभी कूलिंग का काम चल रहा है, लेकिन इस दौरान परेशानी ये थी कि ये पूरा आईसीयू वार्ड था और दम घुटने का भी चांसेस लग रहे थे, तो इसलिए अस्पताल प्रशासन ने तुरंत ही करीबन 40 से 50 मरीजों को वहां से निकाला और दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि नुकसान काफी ज्यादा हुआ है अस्पताल को। अभी तक जो जानकारी अस्पताल की तरफ से वो नहीं दी गई कि किस तरह का नुकसान है, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। जी चलिए, लौटते रहेंगे आपके पास अपडेट के लिए। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सामान इधर बिखरा पड़ा है क्योंकि मेडिसिन डिपार्टमेंट में ये भीषण आग लगी थी, जिसके बाद एहतियात के तौर पर ये जानकारी के 50 मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। तो सफदरजंग अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ। सुबह आग लगी थी, बताया जा रहा है कि जबरदस्त आग थी और यही वजह रही कि 6 गाड़ियां दमकल की मौके पर पहुंची। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीपक, आग किस वजह से लगी, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के गांधीनगर में लगी आग। दिल्ली के गांधीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जहां पर आग लगी। गांधीनगर में यह आग लगी है। आग लगने की एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के गांधीनगर में ये आग लगी है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के गांधीनगर में आग लगी तो एक तरफ सफदरजंग अस्पताल के मेडिसिन डिपार्टमेंट में भीषण आग लगी, 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और अब एक और जानकारी मिल रही है जहां गांधीनगर में आग लगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर ये कि गांधीनगर में आग लगी है। वजह क्या रही, क्या कारण रहा, डिटेल्स लगातार अभी आनी बाकी है, लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि जहां एक तरफ दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भीषण आग लगी तो वहीं आग लगने की एक और खबर मिल रही है। दिल्ली के गांधीनगर में आग लगने की यह खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के गांधीनगर में भी आग लगी है। इससे पहले सफदरजंग अस्पताल में, और ये एक और जानकारी, एक और बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांधीनगर में कितनी भीषण आग है। 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची इस आग को काबू करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के गांधीनगर से 15 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची है, जिसको देखकर समझकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण रही होगी। हालांकि और जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें दिल्ली में आज 2 जगह पर आग लगने की खबर सामने आई। जहां एक तरफ दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन डिपार्टमेंट में भीषण आग लगी, 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची आग बुझाने के लिए, तो वहीं दिल्ली के गांधीनगर में भी आग लगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर यह भीषण आग लगी। आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, बेहद भयानक ये आग और यही वजह के 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। धुएं के इस उठते गुब्बार को देखकर भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि कितनी विकराल तरीके से यह आग फैली है। वजह क्या रही, यह अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन बताया जा रहा है कि कपड़ों
कपड़ों की दुकान में यह भीषण आग लगी। 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने आग लगने की। धुएं के गुब्बार और आग की लपटों को देखकर अंदाजा लगाना बेहद आसान है कि बेहद विकराल रूप इस आग ने ले लिया और यही वजह है कि 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। दिल्ली फायर सर्विस से इस वक्त हमारे साथ अतुल गर्ग के साथ हम जुड़ेंगे। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक बताइए क्या जानकारी, यहां पर 15 गाड़ियां आग बुझाने के लिए? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर काफी परेशानी यहाँ पर दमकल विभाग को उठानी पड़ रही है, क्योंकि जो हवा का है इस वक्त हवा का रुख तेज है और यही वजह है कि आग जो है लगातार बढ़ रही है। क्योंकि सुबह तकरीबन 8:15 पर दमकल विभाग को सूचना मिली थी कि रेडीमेड गारमेंट की जो एरिया है वहां पर आग लगी है। ये रघुपुरा पार्ट 2 पड़ता है गांधीनगर, क्योंकि यहाँ पर कपड़े का कारोबार होता है और यही वजह है कि यहाँ पर जब आग लगी है उसके बाद दमकल की 15 गाड़ियों को एहतियातन वहां पर भेजा गया है। गाड़ियां बढ़ाई जा सकती है क्योंकि हवा लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो आग है वो लगातार सुलगती जा रही है और दमकल विभाग का कहना है कि आग को काबू में करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है और आसपास का इलाका जो है उसे खाली कराया गया है। क्योंकि जो आग है वो अचानक जो है धुएं की गुबार की साथ साथ बढ़ भी रही है और कोशिश ये रहेगी कि इस आग को ज्यादा फैलने से रोका जा सके। क्योंकि पिछले एक दिन पहले से लगातार जो तेज हवाएं हैं इसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में आग जो है वो जबरदस्त तरीके से लगी है। तो कुल मिला के अभी तक दमकल विभाग की टीम का कहना है कि आग के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन पहले आग को कंट्रोल करने की यहाँ पर कवायद की जा रही है। ये कितने बड़े एरिया में दीपक आग लगी हुई है? क्योंकि गांधीनगर तो पूरा मार्केट एरिया है, किस किस जगह पर ये आग लगी है? देखिए अभी तक ये कहा जा रहा है कि जो रामलीला मैदान है रघुपुरा पार्ट 2 गांधीनगर का, वहां पर ये आग है। रेडीमेड गारमेंट्स का काम वहां पर अमूमन सभी दुकानों में होता है और छोटी छोटी दुकानें हैं। अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि किस तरह से किस दुकान में आग लगी थी और कहां से आग फैली है। लेकिन जो दमकल विभाग की टीमें हैं वो 15 गाड़ियों के साथ मौके पर मौजूद है। स्थानीय स्टाफ वहां पर है और कोशिश की जा रही है कि इस आग को जल्द से जल्द काबू किया जा सके, क्योंकि आसपास जो रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें हैं वहां तक अगर ये आग पहुंच जाएगी तो बड़ा नुकसान होने का यहाँ पर अंदेशा है। और इसी वजह से एहतियातन 15 गाड़ियों को लाया गया है। दमकल विभाग कोशिश कर रहा है कि गाड़ियों को वहां पर बढ़ाकर साथ ही पूरा जो इलाका है उसको खाली कराया गया है ताकि लोग इसकी चपेट में न आए। साथ ही जो कपड़ों का कारोबार वहां पर होता है और जितने भी गोदाम वहां पर हैं उनको वहां पर से खाली कराने के लिए कहा गया है ताकि कपड़ों को भी बचाया जा सके और इलाके को खाली कराया जा सके। क्योंकि जो आग है वो लगातार बढ़ रही है और दमकल विभाग का कहना है कि इस पूरे मामले में जो है अब तक 15 गाड़ियां हैं, लेकिन आग को देखते हुए ये गाड़ियों की संख्या जो है वो बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि संकरी गलियां भी हैं, काफी परेशानी भी वहां पर आ सकती है। लेकिन फिलहाल लोगों को ठीक है दीपक, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। दीपक बता रहे हैं कि कपड़ों का काम होता है, कपड़ों की दुकानें, छोटी छोटी दुकानें हैं और ऐसे में अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई कि कितनी दुकानें इसकी चपेट में आई हैं, लेकिन जानकारी ये भी कि गोडाउन भी है कपड़ों के और ऐसे में गोडाउन तक आग ना पहुंचे उसके वजह से एहतियात के तौर पर गोडाउन को भी खाली कराया जा रहा है और आसपास और भी कई रेडीमेड गारमेंट की दुकानें हैं, वहां तक आग ना पहुंचे कोशिश यही 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना के आंकड़े फिर से डराने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 53,480 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 354 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये बड़ी जानकारी। एक दिन में 53,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 354 लोगों की मौत की खबर। लगातार बेकाबू हो रहा है कोरोना। इस साल सबसे ज्यादा मौत अभी तक के जो आंकड़े बता रहे हैं उसके मुताबिक तो कोरोना से हालात बिगड़ गए हैं। और जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि कोरोना से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि एक दिन में 53,000 से ज्यादा मामले, एक दिन में 53,480 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 354 लोगों की मौत भी हुई है। इस सब के बीच कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। सबसे बुरे हालात महाराष्ट्र में बने हुए हैं। महाराष्ट्र पहले पायदान पर बना हुआ है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और पंजाब सरकार में जुबानी जंग शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब सरकार पर कोरोना के मामलों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पंजाब में कोरोना के मामलों में पर्याप्त टेस्ट नहीं हो रहे हैं और न ही मरीजों को समय पर क्वारंटीन किया जा रहा है। हालांकि पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के इन आरोपों को खारिज कर दिया और साथ ही यह दावा किया कि राज्य में रोज 40,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटों में 65 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 2210 नए केस भी सामने आ चुके हैं। एक्टिव केसेस हैं
पंजाब में भी फरवरी के दूसरे सप्ताह में 240 केस औसतन प्रतिदिन आते थे। ये संख्या बढ़कर अब 2742 केस हो गई है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि पंजाब की पॉजिटिविटी ऑलमोस्ट 9% है। इसका अर्थ ये है कि आप पर्याप्त संख्या में टेस्ट नहीं कर रहे हैं और आप जितने पॉजिटिव लोग हैं न तो उनको चिन्हित कर पा रहे हैं और न ही उनको अलग से फिजिकली आइसोलेट कर पा रहे हैं। कि हमने 35,000 का टारगेट दिया था जिस दिन हमारी बीसी हुई थी, लेकिन आज की डेट में हम 40,000 को भी क्रॉस कर चुके हैं। ये बार बहुत अच्छा हमारा सैम्पलिंग और टेस्टिंग चल रही है। इवन हॉलीडेज होने के बावजूद भी हमारी 39,000 समथिंग की हमारी टेस्टिंग रही है पर डे की, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। आइसोलेट करने की बात है, क्वारंटाइन करने की बात है, वो सारी जो प्रोटोकॉल गाइडलाइन जो हम उसको पूरा फॉलो करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिवाकर सिंह मरीन ड्राइव मुंबई से हमारे साथ हैं, मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनक दवे अहमदाबाद से हमारे साथ हैं, अजीत सिंह लखनऊ से हमारे साथ हैं, तो वहीं तुषार कोहले नागपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले दिवाकर आपके पास आते हुए, क्योंकि महाराष्ट्र अभी भी पहले पायदान पर लगातार बना हुआ है, लेकिन इस सब के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य को चिट्ठी लिखी है। ये कहा है कि अधिकारियों को दुरुस्त करें। इससे पहले भी इस तरह की चेतावनी दी गई थी, उसके बावजूद भी क्या हालात पहले से बेहतर दिख रहे हैं आपको, और वहां की तस्वीर क्या है? देखिए गायत्री, जो चेतावनी दी गई है राज्य सरकार को, उसका असर मुंबई के मरीन ड्राइव, जो कि मुंबई की धड़कन कहा जाता है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप सन्नाटा देखिए मुंबई के मरीन ड्राइव पर, आमतौर पर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा क्रेज लोगों में होता है कि मुंबई ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। दिन भर भीड़ रहती है इस मरीन ड्राइव पर। लेकिन आज जो स्थिति है, आपको तस्वीरें फिर दिखाता हूँ, आज जो स्थिति है पूरा सन्नाटा है, क्योंकि मुंबई पुलिस की सख्ती लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अगर आप भीड़ करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होती है, जो बिना मास्क घूमते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होती है, और यही वजह है। और जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं मुंबई में, उसका डर कहीं ना कहीं अब लोगों में दिखने लगा है, और यही वजह है कि यहाँ सन्नाटा दिख रहा है पूरा। आप देखिए, एक भी आदमी नजर आपको नहीं आ रहा है। जो इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, और खास तौर पर मॉर्निंग वॉक के दौरान काफ़ी भीड़ होती है, जिसको लेकर मुंबई पुलिस की तैनाती काफ़ी रहती है, ताकि कोरोना नियमों का पालन हो सके, और पालन होने के साथ साथ यहाँ पर भीड़ होने से रोका जा सके। तो ये जो स्थिति है समुद्री इलाकों की, खासतौर पर जो समुद्री बीच है, यहाँ पर लोग आना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अब सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि मुंबई पुलिस लगातार सख्ती कर रही है। नाइट कर्फ्यू के बाद मुंबई पुलिस जो है वो ढील बिल्कुल नहीं देती है, बल्कि इसी तरह की सख्ती जब बरतती है तो यहाँ पर चलिए दिवाकर लौटेंगे आपके पास। तो मरीन ड्राइव की तस्वीर जहां असर दिख रहा है सख्ती का, लेकिन आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों में कोरोना की रफ्तार थोड़ी सी घटी है, लेकिन हालात अब भी लगातार गंभीर बने हुए हैं। बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 27,918 नए मरीज मिले हैं, और इसी दौरान 139 लोगों की मौत भी हुई है। अकेले मुंबई में एक दिन में 4,758 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10 लोगों की मौत हुई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र में ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए मेडिकल इस्तेमाल के लिए 80% ऑक्सीजन की आपूर्ति को अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी चिंता जताई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में लोगों के पॉजिटिव होने की दर 23% है, जो कि सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी 23% है। देश की औसत पॉजिटिविटी 5.65% है, यानी 5.5% पॉजिटिविटी देश में है। एवरेज पॉजिटिविटी ये वीकली एवरेज है। महाराष्ट्र का वीकली एवरेज 23% है। तो महाराष्ट्र में लगातार हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर पिछले कुछ दिनों के मुकाबले पिछले 24 घंटों की तुलना करें तो कुछ हद तक आंकड़े घटे हैं, लेकिन इस सब के बीच हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं, और यही वजह कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की है। उधर गुजरात में भी कोरोना काफी तेजी के साथ पैर पसारा है, लेकिन अहमदाबाद से जो तस्वीरें सामने आई
वो डराने वाली थी। विदेश जाने के लिए मेडिकल जांच कराने पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाना भी जरूरी नहीं समझा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इन तमाम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग भी नजर आए जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अहमदाबाद में दरअसल विदेश जाने के लिए मेडिकल जांच कराने के लिए ये तमाम लोग पहुंचे थे, जिन्होंने ना तो मास्क लगाया था। हालांकि बहुत सारे लोग मास्क लगाए हुए भी नजर आए, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था। और इस बीच एक बड़ी खबर, सचिवालय में 54 मामले आए सामने। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात में कोरोना केस बढ़े हैं और इस सब के बीच जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सचिवालय में ही 54 मामले सामने आए, जो अपने आप में चिंताजनक बात है। तो गुजरात से बड़ी खबर, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस सब के बीच अहमदाबाद में भी वो तस्वीर सामने आई जहां कई लोगों की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था। मास्क कुछ ने लगाए थे, कुछ ने नहीं लगाए थे, लेकिन सचिवालय में 54 मामले सामने आए हैं। जनक दवे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। जनक, सचिवालय में 54 मामले, तो वहीं अहमदाबाद की तस्वीर भी डराती है। किस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे? बिल्कुल गायत्री, देखिए अहमदाबाद के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और चिंता विषय है, क्योंकि गुजरात के जो कल मामले सामने है उसमें अब जो कैजुअलिटी रेट है वो भी बढ़ता जा रहा है। 10 लोगों की कल मौत हुई, 2 डिजिट में अगर कोई पहली बार आंकड़ा है लंबे समय बाद। सचिवालय में भी जब टेस्टिंग बढ़ाई गई तो ये आंकड़ा सामने आया और 54 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसलिए सरकार की ओर से लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि काम के बिना वो सचिवालय दफ्तरों में ना आए, सरकारी दफ्तरों में ना जाए। कुछ तस्वीरें गायत्री मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, कोरोना का संक्रमण होली के बाद बढ़ेगा ये अंदाजा लगाया जा रहा था और देखिए यहाँ पर अभी कियोस्क शुरू भी नहीं है। आप अभी 10 बजे के बाद ये कियोस्क शुरू होता है, लेकिन सामने देखिए कतार टेस्टिंग के लिए कितनी लंबी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति किस तरीके से करवट ले रही है। 10 लोगों की मौत कल पूरे गुजरात में हो चुकी है और कई लोग वेंटिलेटर पे हैं। ऐसे में सरकार ने अपनी पॉलिसी बदली है कि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाए और टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के साथ साथ वैक्सीनेशन पर सबसे ज्यादा जोर देना है। जनक, लौट रहे हैं आपके पास, लौट रहे हैं मुंबई की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ने के बावजूद लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। मुंबई की दादर सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने पहुंचे लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई धज्जियां। ये देखिए तस्वीरें, मुंबई के दादर सब्जी मंडी की तस्वीर आपको दिखा रहे। बहुत सारे लोग बिना मास्क के और कुछ ने कैमरा देखते ही मास्क लगाना शुरू कर दिया। लेकिन इस सब के बीच हालात यहां चिंताजनक बने हुए, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र पहले पायदान पर और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हालात जो खराब है वो है मुंबई के। और मुंबई में दादर सब्जी मंडी की तस्वीर हम लगातार रोज आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां पर हालात, यहां पर स्थिति नहीं बदल रही है। मुंबई की दादर सब्जी मंडी में लगातार इसी तरीके से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना लोगों ने मास्क लगाए हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सोचिए कि मामले घटेंगे कि बढ़ेंगे। लगातार सख्ती, लेकिन सख्ती के बावजूद भी ऐसी तस्वीर क्यों? महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए जहां ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन का संकेत दिया है, इस संकेत के बाद एक तरफ जहां बीएमसी ने तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं दूसरी तरफ दादर की सब्जी मंडी को लेकर अब तक किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं किया गया है बीएमसी के द्वारा। और यही जो डिले है उसके चलते हर दिन की तरह आज भी आप देख सकते हैं कि दादर की सब्जी मंडी में जबरदस्त भीड़, और इस भीड़ में कोरोना नियमों की जो धज्जियां हैं वो धड़ल्ले से उड़ाई जा रही हैं। आप देखिए कि ना तो कोई किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही जो मास्क है, अगर मास्क चेहरे पर है तो वो गले के नीचे लटका हुआ है या तो चेहरे पे मास्क है नहीं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यही बेहद ही डराने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से मुंबई में कोरोना के केसेज लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, लॉकडाउन के संकेत मिलने के बाद ये हालात कहीं ना कहीं स्थिति को बदतर कर सकते हैं। आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरह की भीड़ यहाँ पर, सोशल डिस्टेंसिंग नाम मात्र की भी नहीं है। तो यहाँ पर तस्वीरें जो आपको नजर आ रही है सिर्फ इसी तरफ की नहीं, पूरा 1 किलोमीटर का जो हिस्सा होता है इसी तरह की भीड़ पिछले कई दिनों से इस दादर सब्जी मंडी में लगती है। 5 बजे से भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, यानी नाइट कर्फ्यू का भी उल्लंघन खूब यहाँ किया जाता है। उधर महाराष्ट्र के नासिक में कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस ने एक अनोखी पहल शुरू की। नासिक में मार्केट के भीतर जाने के लिए पुलिस ने 5 रुपए का टोकन लेने का सिस्टम शुरू किया है। इस टोकन को लेने के बाद मार्केट में 1 घंटे की खरीदारी का समय दिया जाता है। पुलिस का दावा है कि इस नियम से मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना नियमों का पालन कराना आसान हो रहा है और लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाने में मदद मिल रही है।
नासिक पुलिस कमिश्नर के मुताबिक महज 5 रुपए का टोकन लगाकर अगर बाजार में भीड़ कम की जा सकती है तो ये एक कारगर कदम होगा। लॉकडाउन जो के बदले में ये 5 रुपए जो है वो कुछ भी कीमत नहीं है। यदि लॉकडाउन हो जाएगा तो करोड़ों करोड़ों का नुकसान होगा, और उसके बदले में यदि लोगों ने सहकार्य किया और 5 रुपए जो है वो शुल्क फी भर करके यदि शहर को लॉकडाउन से बचा लिया, मुझको लगेगा कि हम बहुत फायदे में, ये सौदा बहुत फायदे का था। और चलिए अब सीधे नागपुर रुक कर लेते हैं। तुषार कोले हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के संकेत मुख्यमंत्री की तरफ से। तुषार, लेकिन क्या इस संकेत के बाद नागपुर में हालात सुधरते हुए दिख रहे हैं? 15 दिनों में 50,000 के करीब मामले सामने आए और पिछले एक हफ्ते से रोज 50 के ऊपर लोग मौत हो रही है लोगों की। तो ये इतने डरावने आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर नागपुर के आप सड़कों का दृश्य देखोगे तो हमें पता चलता है कि लोगों की लापरवाही वो सामने आ रही है। लोग जो मार्केट में घूमते रहते हैं, लेकिन वो जो ठीक से जो ध्यान रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए, उस पर उनका ध्यान नहीं रहता है। मास्क पहनते हैं लेकिन नाक के ऊपर नहीं मास्क पहनते। यही एक दिक्कत है। अगर नागपुर के हॉस्पिटल की स्थिति देखी जाए तो नागपुर के हॉस्पिटल में जो बेड है, बेड में आज 35 लाख का नागपुर शहर की लोक संख्या है, लेकिन अगर 350 बेड होंगे तो लोगों को अगर पॉजिटिविटी लोगों की बढ़ेंगी और लोग आईसीयू में जाने के अगर आएंगे तो लोग यहाँ हॉस्पिटल में बेड नहीं है। अगर देखा जाए तो नागपुर के जो आज की तारीख में जो बेड है उसमें सिर्फ 18 वेंटिलेटर के बेड है, 40 आईसीयू के बेड है और तकरीबन ऑक्सीजन जो बेड है वो 250 बेड है। तो तकरीबन 350 के करीब नागपुर में बेड है। इसके बावजूद भी देखा जाए तो जो हालात खराब हुए हैं उसके बाद भी लोगों की लापरवाही बार बार सामने आ रही है। प्रशासन की भी यही चिंता है। और पिछले 15 दिनों में अगर देखा जाए तो 50,000 के मामले सामने आए हैं और रोज 50 के ऊपर लोगों की मौत हो रही है। तो ये एक दिक्कत नागपुर में देख रही है। लोगों की लापरवाही भी बार बार सामने आ रही है। हालात नहीं सुधरे। नागपुर में लौटेंगे तुषार आपके पास। देश में कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड अस्पतालों को दुरुस्त करने की सलाह दी है। केंद्र की तरफ से राज्यों को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया कि राज्य अपने स्तर पर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट को बढ़ाएं और इसके साथ ही कोरोना के नियमों को सख्ती से लागू करवाया जाए। केंद्र सरकार ने राज्यों को उन अस्पतालों को फिर से खास तौर पर कोविड मरीजों के लिए खोलने को कहा है जिन्हें मरीजों की संख्या कम होने के बाद बंद कर दिया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 6 राज्य ऐसे हैं जहां से कोरोना के 80% मामले सामने आ रहे हैं। अगर आपके यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं तो आपके यहाँ टेस्ट्स की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? तो आवश्यकता इस बात की है कि आप टेस्ट्स को बढ़ाएं और उसमें विशेष फोकस RT-PCR टेस्ट्स पर दें। रैपिड एंटीजन टेस्ट्स का इस्तेमाल स्क्रीनिंग टेस्ट्स के रूप में किया जाए और ये इस्तेमाल रैपिड एंटीजन टेस्ट का आप घनी आबादी वाले इलाकों में करें। आप उन इलाकों में करें जहां क्लस्टर्स में नए केसेस हो रहे हैं। कई ऐसे अस्पतालों को ओपन किया था फॉर नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज। तो हमने राज्यों का अनुरोध ये किया है कि यदि आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें पुनः परिवर्तित किया जाए इनटू डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटीज, सो दैट डिसीजन मस्ट बी टेकन एंड मस्ट बी टेकन नाउ। केंद्र ने कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए राज्यों को कोरोना नियम सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए हैं और नियमों की अनदेखी होने पर कार्रवाई करने को भी कहा है। चौथी अनुरोध जो हमने की है राज्यों से वो ये है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को इन्फोर्स किया जाना चाहिए। और इन्फोर्स किए जाने का अर्थ ये है कि आपके पास जो भी संसाधन हैं आप परसुएड करें, कम्युनिटी के इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करें, कानून का इस्तेमाल करें, फाइन करें। जो भी आपके पास साधन हैं उन सभी साधनों का उपयोग करते हुए ये सुनिश्चित करें कि लोग मास्क पहने। जो मास्क पहनते हैं वो ढंग से पहने, नाक और मुंह बंद रहें। मास्क गले पे लटकाने के लिए या कान में लटकाने के लिए नहीं है। उसी प्रकार से लोग अपने हाथों को धोएं। केंद्र ने राज्यों को कोरोना के टेस्ट बढ़ाने की भी सलाह दी और कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट को सिर्फ स्क्रीनिंग के जरिए माना जाए और RT-PCR टेस्ट पर जोर दिया जाए। रैपिड एंटीजन टेस्ट्स का इस्तेमाल स्क्रीनिंग टेस्ट्स के रूप में किया जाए और ये इस्तेमाल रैपिड एंटीजन टेस्ट का
आप घनी आबादी वाले इलाकों में करें, आप उन इलाकों में करें जहां क्लस्टर्स में नए केसेस हो रहे हैं, और RT-PCR टेस्ट प्रेफर्ड मीन्स ऑफ टेस्टिंग होना चाहिए, और इसके अनुपात को आप 70% तक ले जाएं कुल टेस्ट्स के। तो ये पहला निवेदन हमने राज्यों को किया है। और चलिए अब सीधे लखनऊ रुक कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, लगातार केंद्र की तरफ से राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है, कहा गया कि आप अपने वहां पर नियमों का पालन करवाने के लिए तमाम कदम उठाइए, सख्ती बरतिए, फाइन लगाइए, जुर्माना लगाइए, लेकिन नियमों का पालन करवाइए, अस्पतालों को दुरुस्त कीजिए और टेस्टिंग को बढ़ाइए। जरा बताइए कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या है। देखिए, बिल्कुल गायत्री, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई। जो कोविड के लिए लेवल 1, लेवल 2, 3 के अस्पताल थे उनको मुख्यमंत्री ने एक्टिव कर दिया। 4 अप्रैल तक जो है उन्होंने स्कूलों को बंद कर दिया। लेकिन इस वक्त हम सब्जी मंडी में, अगर आपकी तस्वीर देखें, भाई साहब मास्क आपने लगाया नहीं, मास्क नहीं लगाया आपने? जी, मास्क लगा रहे हैं। तो ये देखिए गायत्री, ऐसी ही तस्वीरें हैं कि लोग जब कैमरा देखते हैं तो बाकायदा जो है अपने मुंह को ढकने लगते हैं। इधर देखिए बैठे हैं यहाँ इत्मीनान से, इनको लग रहा है कि सब कुछ हाल इजबेल है। मास्क नहीं लगाया भैया आपने? मास्क अभी कोविड गया नहीं है? अरे रहा है वो गिर गया, लगाना चाहिए ना। ये देखिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, मास्क क्यों नहीं लगाए दादा? मास्क कहाँ गया? ये देखिए जेब से निकाल रहे हैं, रखे हैं लेकिन लगाएंगे नहीं। तो यही जो फितरत है ये नुकसान देने वाली है गायत्री। हालांकि राजधानी लखनऊ में अकेले 337 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। 10,000 के आसपास पूरे यूपी में जो एक्टिव केसेज हैं वो हो चुके हैं। 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हो गई। लेकिन अगर आप मंडी की तस्वीर देखें तो बहुत सारे लोग हैं, ये देखिए ठेला लेके चले आ रहे हैं, लेकिन इनको मास्क नहीं लगाना। कैमरा देख के मुंह जरूर ढकते नजर आ रहे हैं। भाई साहब मास्क कहाँ है आपका? मास्क ये देखिए, ये यहाँ से बात नहीं करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं। देखिए बाइक से चले आ रहे हैं। गायत्री, आपके पास भी मास्क नहीं है? मास्क गलती है, लगाना चाहिए, अभी खतरा टला नहीं है। हाँ। तो ये देखिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत इत्मीनान से मंडियों में हैं, वो चाहे सब्जी बेच रहे हैं या सब्जी खरीद रहे हैं, उन्हें किसी बात का फर्क नहीं है। मास्क कहाँ गया? मास्क अरे सर, मास्क भूल के आए लगाना चाहिए घर पे। था नहीं ना? लगाना चाहिए, जरूरी है मास्क। नहीं, बिल्कुल खतरा जरूरी टला नहीं है? नहीं सही सर, केसेस बढ़ रहे हैं। नहीं बोले सही सर। तो देखिए गायत्री, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं। ज्यादातर लोग हैं जो मंडियों में मास्क नहीं लगाए, कुछ लोग कैमरा देखकर वो जरूर और ये हालात, मास्क पहनने लगते हैं। तो निश्चित तौर पर ये हालात संकेत देते हैं कि अगर नहीं सुधार हुआ तो जरूर हालात बिगड़ जाएंगे। हम लौटेंगे अजीत आपके पास, हम भोपाल रुक कर लेते हैं। मनोज भी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, केंद्र के मुताबिक 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर 80% से ज्यादा मामले सामने आए हैं कोरोना के, और मध्य प्रदेश भी उनमें से एक है। जरा बताइए वहां पर किस तरीके की तैयारी, क्योंकि केंद्र की तरफ से राज्यों को चिट्ठी लिखकर ये कहा गया है कि आप अस्पतालों में व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, आप नियमों का सख्ती के साथ पालन करवाइए, और इन चिट्ठी से यह भी साफ होता है कि राज्यों के तरफ से उठाए गए कदमों से केंद्र पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। जाहिर सी बात है गायत्री, लेकिन सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा कि मैं तो पूरा कवरेज के दौरान बाकायदा गोले पे खड़ा हुआ हूँ। कैमरामैन हमारे जो है वो भी गोला बनाकर दूर बाकायदा डिस्टेंस बना के खड़े हुए हैं। और जहाँ तक सवाल मध्य प्रदेश के मामलों का है, तो जो मामले 2000 से ज़्यादा मामले गायत्री मध्य प्रदेश में आज जो आए हैं, उनमें भोपाल, इंदौर उसी तरह के शहर है जहाँ पर मामले इंदौर में 600, भोपाल में करीब 500। लेकिन सोचिए आप 450 और 500 के बीच जिस शहर में मामले आ रहे हैं, भोपाल में आबादी है 22 लाख, और सरकार कह रही है कि पूरी तरह तैयार है, मगर एक दिन में 3800 सैंपल ही जाँच कर पा रही है राजधानी भोपाल में। मैं नज़ारा आपको भोपाल के बाजार का दिखाऊंगा। जैसे ये दुकान देखिए आप, दुकान पे दुकानदार काफ़ी सजग हैं कि वो खुद मास्क लगाकर बैठते हैं, और जो ग्राहक आते हैं जी वो भी मास्क लगाए हुए। यानी आपकी दुकान पे तो मुझे लग रहा है कि अगर मास्क नहीं लगाए तो सामान ही नहीं मिलेगा। नहीं ठीक है, मास्क सामान ही नहीं देते, भगा देते। ठीक है मनोज, लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये तस्वीरें दिखाते हुए भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज के किस तरीके के हालात हैं मध्य प्रदेश में। और अब बात सबसे बड़े दंगल की। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए चुनाव का शोर थम चुका है। कल 4 जिलों की 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी के एक चुनावी रैली में अपने गोत्र बताने पर शुरू हो गई है सियासत।
प्रचार के आखिरी दिन ममता ने जीत के लिए आखिरी दाव चला। ममता बनर्जी कल नंदीग्राम में चुनाव प्रचार कर रही थी और इसी दौरान उन्होंने अपना गोत्र शांडिल्य बता दिया। ममता बनर्जी ने एक मंदिर में पूजा का जिक्र करते हुए दावा किया कि उनका सार्वजनिक जीवन में गोत्र तो मां, माती और मानुष है, लेकिन उनका निजी गोत्र शांडिल्य है। পরিবার মানুষের পরিবার। কিছুক্ষণ আগের মিটিংটায় মন্দিরে গেলাম, ঠাকুর মশাই ঠাকুর মন্দিরের ছবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পুজো নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, মা তোমার গোত্রটা বলবে? আমার মনে পড়ে গেল আমি ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। पूर्वी मिदनापुर की रैली में ममता ने अपना गोत्र बताया तो बीजेपी नेता पलटवार करने में जुट गए। बीजेपी के गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि बंगाल चुनाव में हार के डर से ममता बनर्जी अब अपना गोत्र बता रही हैं और खुद को कट्टर हिंदू साबित करने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। मुझे तो कभी गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ा, मैं लिखता ही हूं, लेकिन ममता दीदी मोदी जी के डर से, चुनाव हारने के डर से गोत्र बता दी। अब तो मुझे लगता है कि ममता दीदी अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो शांडिल नहीं है। ममता दीदी डर गई है। ममता बनर्जी का हारना तय है। तो ममता बनर्जी के अपना गोत्र बताने के बयान पर अब बीजेपी लगातार ममता बनर्जी को घेर रही है। गिरिराज सिंह ने यह कहा क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी हार रही हैं, इस डर से अब उनको अपना गोत्र बताना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर क्यों ममता बनर्जी को अपना गोत्र बताना पड़ा। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, अगर ममता बनर्जी कह रही कि सार्वजनिक जीवन में मां, माती, मानुष उनका गोत्र है, तो फिर निजी गोत्र बताने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, अब निजी गोत्र बताने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अब चंद घंटे बाद ही यहाँ पर नंदीग्राम में चुनाव होने वाला है और नंदीग्राम फैसला करने वाला है कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा, ममता बनर्जी होंगी या फिर और कोई होगा। तो लिहाजा वोट पाने के लिए हर कम्युनिटी का वहाँ ममता बनर्जी ने जिस तरीके से उन पर लगातार आरोप लगाते रही है, बीजेपी तुष्टीकरण के आरोप लगाते रही है, अल्पसंख्यक वोटरों को लेकर आरोप लगाती रही है, तो जाहिर तौर पर उसका जवाब दिया है। तो वहीं गिरिराज सिंह ने भी उन पर पलटवार किया। इस वक्त मैं टेंगना मोड़ पे मौजूद हूं गायत्री, और ये नंदीग्राम का बहुत ही फेमस जगह है और मैं यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान अलर्ट पर है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आपको दिखेंगे। आप जिधर भी यहाँ पर हम कैमरा पैन करेंगे आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर दिखेंगे, इसलिए क्योंकि ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ से थोड़ी दूरी पर रिजर्व फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है, इसलिए क्योंकि कोई इंसिडेंट ना हो। जिस तरीके से बीते कल शाम को हमने देखा था कि नंदीग्राम में टीएमसी समर्थक और बीजेपी समर्थक आमने सामने हो गए थे ठीक इसी सड़क पे आगे, तो वहीं इस तरीके का इंसिडेंट ना हो और लोगों में एक डर का वातावरण ना रहे। ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास। तो नंदीग्राम जहां कल वोट डाले जाने हैं और इस सब के बीच ममता बनर्जी ने जहां नंदीग्राम से धमकी दी, तो अब ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में अपना गोत्र भी बता दिया।